हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस फीलिया पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और उद्देशिका, जो हर एग्ज़ाम के लिए है। तो इस समय यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि उद्देशिका उनके सिलेबस में भी है। तो आज हम देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रिएम्बल कहते हैं, वो क्या था ये। इसको जानने के लिए आप थोड़ा सा जान सकते हैं। कोई भी जो बुक होता है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शंस होता है, प्रस्तावना उसी को कहते हैं, उद्देशिका। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक, तो उसके स्टार्टिंग में ही विषय सूची दी रहती है या फिर कंटेंट्स दिया रहता है। उस बुक के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, ये ही शुरू में ही बता दिया जाता है, विषय सूची में या इंडेक्स में, कंटेंट में। वही विषय सूची ही जस्ट प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाती है। प्रस्तावना और उद्देशिका ये बताती है कि हमारे संविधान में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से मूल तत्व हैं, यहाँ तक कह सकते हैं हम। तो ये हमें बताती है कि हमें संविधान में क्या क्या हमारे संविधान में है। ठीक, तो प्रस्तावना या उद्देशिका था क्या, ये दरअसल होता क्या है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है, तो उसी में 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक होती है, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना को पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया जाता है। तो इसको, प्रस्तावना को जो होता है, कब पेश किया गया संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में किसके द्वारा? बाई जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था, मतलब एडॉप्ट कर लिया गया था, स्वीकृत किया गया। ठीक, और जब ये स्वीकृत कर लिया गया, तो यही हमारा क्या कहला? प्रस्तावना या उद्देश्य हमारे संविधान का। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में भाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये आपका PYQ है, यूपीएसआई के PYQ में पूछा है कि संविधान सभा में प्रस्तावना या उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। ये भी पूछा है कि प्रस्तावना को कब संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, अब संविधान सभा जो होता है, संविधान ये तो हो गया। तो अब हम देखेंगे प्रस्तावना जो होता है में क्या क्या टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल को भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको तोड़कर पढ़ेंगे बढ़िया सा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या है। तो प्रस्तावना में देखो, प्रस्तावना पूरा ये लिखा है यहाँ पे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक, तो ये था प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हम इसके टर्मिनोलॉजी को, मेन प्रस्तावना पढ़ने का मतलब ये है कि उसके टर्मिनोलॉजी को जानना। ठीक, तो इसमें जो टर्म्स है, जैसे प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है, इसी को हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में
इसको तोड़कर डिटेल से बताया जाएगा। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देता हूँ, इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में सॉवरेन कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वह राष्ट्र होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले पर किसी देश पर निर्भर ना हो, मतलब स्वतंत्र होकर डिसीजन ले सके अपने आंतरिक और बाह्य मामले पे, वो किसी देश द्वारा कंट्रोल न किया जाता हो। तो वो कौन सा राष्ट्र, वो कैसा राष्ट्र होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो भारत कैसा राष्ट्र है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्लस उसके बाद क्या टर्म्स आ जाता है? समाजवादी। समाजवादी जो होता है एक विचारधारा होता है, समाजवादी पूंजीवादी, ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो समाजवादी विचारधारा अक्सर ये कहता है कि जो देश का संसाधन है उसका वितरण जो होता है समान रूप से हो, मतलब देश के जितने भी संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उसको सब में इक्वली बांटा जाए, इक्वल रूप से बांटा जाए, ये समाजवादी विचारधारा कहता है। ठीक, तो समाजवाद कहता है कि सबको हर संसाधन मिलना चाहिए जो भी देश में है, न कि कुछ लोगों के पास संपत्ति केंद्रित हो जाए या संसाधन केंद्रित हो जाए। ठीक, तो समाज ये बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। फिर होता है एक पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष होता है, पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है वे, निरपेक्ष का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब ऐसा रास्ता जो स्वतंत्र, मतलब हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष का यूज नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई राज धर्म नहीं होगा। राज्य जो होता है जितने भी धर्म है सबको तटस्थ होकर सभी को प्रमोट करेगी। ठीक, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य अगर प्रमोट भी करेगी तो सभी धर्म को समान रूप से प्रमोट करेगी तटस्थ होकर। ठीक, ये होता है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, जहाँ पे शासन जनता द्वारा किया जाए। जैसे हमारी स्टार्टिंग में हम भारत के लोग आए, तो भारत में जनता द्वारा शासन किया जाता है इनडायरेक्टली, मतलब जनता ही चुनकर भेजती है सांसद और विधायक को अपने संसद या विधानमंडल में, तो उनके थ्रू जनता ही शासन करती है। तो लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का शासन, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को भेजा जाता है संसद या विधानमंडल में, उसके थ्रू शासन किया जाता है। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है, ये आगे बताएंगे। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ का जो क्या कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष हो, उसका चुनाव हो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हम क्या है? गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ही राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। ठीक है, इंडिया का राष्ट्रपति कहलाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही वो इनडायरेक्ट होता है। तो हम कैसे हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जबकि ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, वहाँ पे राजशाही है। ठीक, तो हमारे यहाँ गणराज्य भी है, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय जो होता है, तीन न्याय प्रस्तावना, हमारे संविधान में तीन न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब, तीन न्याय की बात की गई है, न्याय कितने हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या कोई भी किसी का लिंग हो, उसके आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसको न्याय दिया जाएगा, भले ही वो महिला या पुरुष हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का। भारत जो कि विविधताओं वाला देश है, विविध धर्म वाला देश है, तो यहाँ पे किसी के साथ सामाजिक रूप से उसके साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय दिया जाएगा। ठीक, आर्थिक क्या होता है? आर्थिक होता है कि मतलब आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं जो लीगल रूप से भारत सरकार द्वारा आपको कहा गया है, जो लीगल व्यवसाय है उसको अपना सकते हैं आप। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कोई भी ठीक है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, या फिर इंजीनियर बन सकता है, या फिर कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। ठीक, कोई भी बिजनेस कर सकता है, वो आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन भी उसके साथ ना हो, इसका भी न्याय दिया जाएगा। राजनीतिक, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको किसी को चुनने का अधिकार है, आपको पार्टी बनाने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, यही आपका राजनीतिक न्याय कहलाता है। तो न्याय कितने हैं? तीन। जबकि विचार, अभिव्यक्ति
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी है? 5। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी विचार दे सकते हैं, अपना स्वतंत्र रूप पर कोई भी थॉट दे सकते हैं, ठीक। उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, मतलब उसको अभिव्यक्त नुक्कड़ नाटक के थ्रू कर सकते हैं। उसको अभिव्यक्त आप फिल्म बनाकर कर सकते हैं। उसको अभिव्यक्त आप मतलब एक्सप्रेशन कुल मिला के एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ में, जैसे आप किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। और उस धर्म से रिलेटेड जो भी उपासना है, उपासना का मतलब होता है कोई भी धर्म आप जैसे मानेंगे तो उसका कुछ कर्मकांड होते हैं। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। अगर मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। तो जस्ट ये उपासना होता है। उपासना का मतलब कर्मकांड होता है। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ उपासना का कॉन्सेप्ट है, और उपासना ही कर्मकांड है। उपासना की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता कितनी दी गई है? 5। जबकि न्याय कितने हैं? 3। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता 5 है। अब आते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता कितने हैं? समता कितने हैं? 2। कौन कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्टेटस, मतलब आपको समान रूप से स्टेटस दिया गया है कि आप सार्वजनिक स्थल का भी यूज करते हैं। जैसे ट्रेन में अक्सर देखते हैं कि जो एसटी कम्युनिटी होती है, एससी कम्युनिटी होती है, जैसे मुसहर या कोई अन्य कम्युनिटी जो बहुत दबे कुचले हैं, तो वो देखेंगे सीट पे भी नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस मतलब उनके दिमाग में ऐसा भर गया, तो उनका स्टेटस कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। तो उनको इतना अधिकार दिया गया कि वो भी उस सीट पे बैठ सकते हैं। तो ये स्टेटस कहलाता है आपका, ठीक है। प्लस अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब भारत सरकार सबको अवसर देता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबको अवसर दे रहा है। अगर उसके पास उसके उस कंपटीशन से संबंधित अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो वो उस कंपटीशन में को दे सकता है और उस क्षमता के हिसाब से वो उसको पा सकता है, ठीक। तो अवसर की समानता हो गई, अवसर की समानता, ठीक। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट होता है, एकता जो होता है ये सोशल वर्ड होता है। एकता मतलब यूनिटी, ये सोशल वर्ड होता है। जबकि अखंडता जो होता है जियोग्राफिकल वर्ड होता है। एकता का मतलब सोशल वर्ड का मतलब जैसे भारत में ये सोशल वर्ड है और ये जियोग्राफिकल वर्ड है। तो सोशल वर्ड जो होता है एकता कला यूनिटी कहलाता है, जबकि इंटीग्रेशन अखंडता जो होता है वो जियोग्राफिकल वर्ड है। जियोग्राफिकल वर्ड का मतलब क्या कर रहा है कि मतलब जैसे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक भारत का अंग है, ठीक। जबकि एकता सोशल वर्ड है। तो मतलब एकता सोशल वर्ड होने का मतलब कहता है कि मतलब जैसे हम सभी सामाजिक रूप से सेम, ठीक, सेम है। फिर सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए बात करता है। बंधुता का मतलब होता है फ्रैटर्निटी, भाईचारा। इसका अर्थ होता है भाईचारा। ये भी पीवाईक्यू में आ गया, पीवाईक्यू में आया है, ठीक। बंधुता का मतलब होता है सामान्य भाईचारा। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और संविधान को हमने कब मतलब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एतद में स्वयं के द्वारा स्वयं पर संविधान को अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, अपनाया। अधिनियमित मतलब इनएक्टेड मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में। इनएक्ट किया था लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में, अपनाया किसको? संविधान को, और आत्मर्पित किया स्वयं पर, स्वयं के द्वारा बनाया गया और स्वयं पर भी
स्वयं पे ही लागू किया गया, मतलब संविधान सभा में जो लोग थे वो चुनकर किसके थ्रू गए थे, जनता के द्वारा गए थे, तो इसलिए माना जाता है कि जनता ही द्वारा बनाया गया और जनता पे ही लागू किया गया, क्या आत्मर्पित किया गया। ठीक, तो आज ये था प्रस्तावना और उद्देशिका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा डिटेल बाइफरकेट मतलब तोड़कर पढ़ेंगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो उद्देशिका या प्रस्तावना का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इससे वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्रस्तावना की भाषा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का विचार जो होता है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रस्तावना की जो भाषा जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जबकि प्रस्तावना का विचार जो होता है ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया। ठीक, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना में अभी तक एक बार सिर्फ संवैधानिक संशोधन हुआ, वो भी कब, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया किसके, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये भी आपका PYQ है, PYQ कि पूछा है कि भारत के सब प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो सिर्फ एक बार। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो होता है ये प्रथम पैरा में है, जबकि अखंडता छठे पैरा में है, छठवें पैरा में है। और ये समाजवाद और पंथ निरपेक्षता क्या है, प्रथम पैरा में। इसको जोड़ा गया। देखिए, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद प्रथम पैरा में है, जबकि अखंडता यहाँ पे है, अखंडता ये छठे पैरा में है। इसको जोड़ा गया था। उस समय PM थी इंदिरा गांधी और उन्हीं के थ्रू ये 42वां संविधान संशोधन 1976 कराया गया था और ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से पढ़ेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास ही लास्ट क्लास होगा इसका उद्देश्य क्या प्रस्तावना का। तो बाकी हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार। बाकी जी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ सके। बाकी अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।